कृषीप्रधान देश म्हणून पूर्वी करून दिली जायची, त्यावेळचं आपल्या पूर्वजांचं एक घोषवाक्य होतं, उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी. आता विजयजींनी सांगितल्याप्रमाणे हा क्रम बरोबर उलटा झालेला आहे आणि त्याच्यामुळेच या अशा अवघड परिस्थितीला आपल्याला तोंड द्यावं लागतंय. 12 गावचं पाणी प्यालेलं असं मी म्हणणार नाही, पण अनेक जणांचं पाणी जोखलेले असे आपले जलतज्ञ आदरणीय राजेंद्र सिंहजी यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावं. मैं मराठी में आपसे बात कर पाता तो बहुत अच्छा लगता. मराठी बड़ी सरल, सहज और बिना मोड़ तोड़ के सीधी बोली वाली बोली है, इसलिए मुझे हमेशा पसंद है. पर मैं केवल सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि आप मराठी में क्या बोल रहे हैं. बोलने में मुझे हमेशा दिक्कत होती है, इसलिए मैं क्षमा चाहते हुए आपसे अपनी बात हिंदी में रख रहा हूँ. आदरणीय मंच और सामने बैठे हुए मेरे भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि आज ऐसे दिन पर जब मराठवाड़ा को आज़ादी मिली हो, हम अपने वर्तमान संकट, जो हमारा आज का संकट है, उस पर चिंता कर रहे हैं. और इस चिंता में हमारा अगला भविष्य, हमारा वर्तमान मौजूद है. दोस्तों, मैं जानता हूं कि ये देश अपने नॉलेज सिस्टम से, अपनी विजडम से, यहाँ की धरती सबको पानी पिलाती थी और सबको रोटी खिलाती थी और नदियों की तरंगें गिनकर उसके साथ आनंद देती थी. लेकिन आज़ादी से थोड़े पहले अंग्रेजी हुकूमत ने 1916 में पहली बार एक नदी की हत्या करके ये कहा गया कि हम किसानों की जिंदगी सुधारने के लिए और अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए कैनाल बना रहे हैं. कैनाल सिस्टम आया, हमने बहुत खुशियां मनाई कि अब हम सबको पानी मिल जाएगा. फिर 1932 में एक और ब्यूरोक्रेट, जो अंग्रेजों ने बहुत सोच समझ के हिंदुस्तान भेजा था, उसका नाम था हॉकिंस. उसने 1932 में ब्यूटिफिकेशन, सुंदर शहर बनाने के लिए, सौंदर्य का लालच देने के लिए, विकास का सुंदर सपना दिखाने के लिए एक डेडलाइन का ऑर्डर दिया. बनारस को सुंदर बनाने और बनारस के सौंदर्य को उभारने के लिए, दुनिया के तीर्थ यात्रियों को बनारस में बुलाने के लिए, यहाँ के जो गंदे नाले हैं इनको गंगा में मिला दिया जाए. दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर. राज्य का आदेश था ये. जब जीवन को चलाने वाले जल में हमारा मल और मूत्र मिलाने का राज्य आदेश दिया गया. किस नाम पर? सौंदर्य के नाम पर. शहर को सुंदर बनाना है, शहर का विकास करना है. तो एक तरफ हमने सौंदर्य और विकास के लिए अपने पीने के पानी में अपना मल और अपना मूत्र मिलाना शुरू किया 1932 में. दूसरी तरफ अन्न का उत्पादन करने के लिए
हमने अपनी आस्थाओं को अपनी पर्यावरण की रक्षा और प्रकृति की रक्षा करने वाली, भारत की संस्कृति को जोड़ने वाली नदी गंगा की हत्या की हरिद्वार के ऊपर। क्या हमारे जीवन के सौंदर्य को बढ़ाने और हमारे पेट को भरने के लिए हम अपनी जीवन की रेखाओं को तोड़ दें और रेखाओं को भूल दें? ये हमारे आधुनिक वैज्ञानिक हमें सिखा रहे हैं। इस आधुनिक शिक्षा ने और इस आधुनिक वैज्ञानिकता ने और इस विकास ने हमें कहां पहुंचाया है, उसको जरा देख लें। जब हमें आजादी मिली उस वक्त हमारा पेट खाली था, हमारे पास अनाज नहीं था, लेकिन हमने इतना अनाज पैदा किया कि हमारा अनाज सड़ने लगा, गलने लगा, और सड़े गले अनाज से शराब बनाकर हमें पीने के लिए मजबूर किया गया। ये अनाज ज्यादा पैदा करना और इतना ज्यादा पैदा करना कि वो गल जाए, सड़ जाए, क्यों? लेकिन ये सरकारें कभी ये नहीं देखती कि इस अन्न के इतने ज्यादा उत्पादन ने इस देश का क्या बिगाड़ा है। आज आप जानते हैं इस 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में है, भारत की धरती का पेट खाली है। मोर देन 72% अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट। जिस तरह से 68 में फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाने की जरूरत हुई और फूड सिक्योरिटी की चिंता हुई, उस तरह से ज्यादा गंभीर चिंता है आज वाटर सिक्योरिटी की। ये वाटर सिक्योरिटी कहां से आया भाई? इस देश की सारी नदियों का पानी पीने के लायक था। इस देश के हर कोने में हम कहीं भी जाके अपनी नदियों का पानी पी सकते थे। ये क्राइसिस क्यों आई, कहां से आई, कैसे आई, इसको ये देश क्यों नहीं देखता? दोस्तों, मैं थोड़ी देर के लिए आपको अपने राज्य ले जाता हूं, राजस्थान। ये राजस्थान बहुत कम साधनों में जिंदा था। प्रकृति का गुस्सा हम पर सबसे ज्यादा था। एंगरनेस ऑफ नेचर इस कंट्री में सबसे ज्यादा हमारे ऊपर थी। तुम लोग इस धरती के सबसे लाडले बेटे और बेटी हो। भगवान ने सबसे ज्यादा बारिश, सबसे ज्यादा अच्छी मिट्टी, सबसे ज्यादा अच्छी हरियाली आपको सौंपी है। वो आपके पास है। आजादी के 66, 65, 60 साल बाद विकास के नाम पर सबसे ज्यादा आत्महत्याएं इस राज्य में हुई हैं, विकास के नाम पर। राजस्थान में कभी आत्महत्या नहीं हुई पानी के नाम पर, विकास के नाम पर। एक आदमी तो कोई बता दे जिसने पानी की कमी के कारण या विकास के कारण आत्महत्या की हो। क्यों? ये राज्य जिसको भगवान ने सब कुछ दिया हो, इतनी अच्छी मिट्टी, इतनी अच्छी हवा, इतना अच्छा पानी, इतने अच्छे मानसून और प्रकृति का प्यार, मोहब्बत। दोस्तों, दो चीजों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने, हमारी साइंस ने, जब भी साइंस मार्केटाइजेशन होती है, जब भी साइंस का बाजारूकरण होता है, जब भी साइंस बाजार में बिकती है, तकनीक बाजार में बिकती है, जब भी तकनीक शोषण करने वाली होती है, आज की तकनीक केवल शोषण करने वाली है। हमने 5 मीटर धरती का पानी खींचा, उससे काम चलाया, फिर 20 मीटर खींचा, अभी हम 500 मीटर तक खींच रहे हैं। ये जो एक्सप्लॉयटेशन की न्यू टेक्नोलॉजी आई, इसने हमें केवल अपनी धरती का पेट का पानी का शोषण करना सिखाया, और उसके कारण आज भारत की 2/3 नदियां मर गई हैं, सूख गई हैं, और बची कुछ बड़ी नदियां नाले बन गई हैं। कोई तो एक नदी का पानी पीकर दिखाए।
इस मंच पर बैठे और सामने बैठे कोई एक आदमी तो कहे कि वो आज इस नदी का पानी पीता है, आज नदी का पानी पीकर जिंदा है। दोस्तों, जब मैं बच्चा था मैं केवल नदी का पानी पीकर जिंदा रहता था। कोई तो बताए कि आज इस देश में एक भी नदी ऐसी है जिसका पानी पी सकते हैं। ये जो क्राइसिस है, ये जो 21वीं शताब्दी का दूसरा दशक है, वो हमें कहां ले जा रहा है, कहां जा रहे हैं हम, इसको जानना और समझना जरूरी है। और बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि कभी कभी कुछ चीजें भूत से सीखना, पीछे से सीखना अच्छा होता है। ये सीख हमें अंग्रेजों ने दी और अब हम उस अंग्रेजों की सीख को ज़्यादा गंभीरता से, ज़्यादा जिम्मेदारी से, ज़्यादा ईमानदारी से, ज़्यादा कर्तव्यपरायणता से आगे बढ़ा रहे हैं। हम अपनी धरती का ज्ञान, अपनी हवाओं का स्पर्श, अपने पानी का प्यार भूल गए हैं। दोस्तों, मैं 10 साल पहले जब यहाँ आया था इस जिले में, यहाँ पर आदरणीय विलासराव जी के साथ मैंने देखा था कुछ गरीबों के साथ बात करते हुए। तो जब गरीबों का दुख उन्होंने देखा तो उनकी आंखों में पानी था। आज के नेताओं की आंखों का पानी सूख गया है, आंखें बेपानी हो गई हैं। और जब नेताओं की आंखें बेपानी होती हैं तो फिर धरती की नदियां नाले बन जाती हैं। हिंदुस्तान की नदियों को नाला बनाने का काम हमारे भ्रष्ट आचरण और भ्रष्टाचार ने किया है। क्या आज की तारीख में हम अपनी नालों को दोबारा नदी बनाने का कोई सदाचार शुरू कर सकते हैं? जैसा हमारे दो जिनको हमने सुबह सुबह पुष्प अर्पण किए, जरा उनसे कुछ सीख ले सकते हैं क्या? इस मंच में सबसे बड़ी तस्वीरें हैं, दोनों सिखाते हैं। एक तरफ सिखाते हैं अपने ज्ञान को जगाना और अपने ज्ञान के गौरव से आगे जाना, दूसरे सिखाते हैं कि अपनी धरती की आजादी को बरकरार रखने के लिए किसी से भी लड़ना पड़े तो लड़ना, अपनी नीति, अपने नियम, अपने कानून कायदे उनको खुद अपने आप बना के जीना। मैं समझता हूं कि यदि हम आज की सभा में सचमुच अपने कॉमन फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए चिंतित हैं, जो विजय ने कहा उस सब से सहमति करते हुए, उस सब से सहमति मानते हुए भी मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जनेवा और वाशिंगटन, मैं जानता हूं कि हमें कहां ले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, हम भी कुछ हैं, हमारी भी अपनी औकात है, हमारी भी अपनी हैसियत है। हम जनेवा और वाशिंगटन की हैसियत को जवाब जब दे सकते हैं जब हम अपनी धरती पर डिसिप्लिन से जीना सीखें, अनुशासन से जीना सीखें। महाराष्ट्र एक सक्षम राज्य रहा है, 40% वाटर रिसोर्स के एक्सपेंडिचर बजट में केवल महाराष्ट्र के आते हैं। वो यहाँ की क्षमताएं, यहाँ की कुशलताएं रही हैं। पर गोंदिया विजय जी, एक भी बता दीजिए जिसने डिसिप्लिन से अपने उस पानी को, जिस पानी को बचाया, जिसके लिए इतना बड़ा काम किया, कहीं भी कोई कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड डिसिप्लिन आपके राज्य में हुआ क्या पानी का? तो आप अपने किसान को पानी के यूज का डिसिप्लिन नहीं सिखाएंगे, केवल रिसोर्स के मोबिलाइजेशन में उसको आगे लेके जाएंगे, तो फिर आप राजस्थान के बाजरे और ज्वार की चिंता मत करिए। आपको राजस्थान के ज्वार बाजरे की चिंता करने का हक नहीं है, क्योंकि आप अपने प्रदेश में किसानों के साथ
उस अनुशासन की पालना करने की शिक्षा नहीं देते जिस शिक्षा से ये राज्य वास्तव में समृद्ध बन सकता है। और वो अनुशासन से आता है, वो डिसिप्लिन से आता है, वो केवल राइट की डिमांड से नहीं आता, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी से आता है। और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपनी खेती में कभी नहीं रखी। इसलिए किसान दोस्तों, मैं आपको कुछ शिक्षा देने नहीं आया हूं, पर इतना कहने जरूर आया हूं कि इस धरती पर जो लोग अनुशासित होकर, इस धरती पर जो लोग नेचर के दिए हुए संसाधनों से अपने जीवन को चलाते हैं, वो कभी मरने के लिए मजबूर नहीं होते। मरने के लिए मजबूर वो होते हैं जो दूसरों पर निगाहें रखते हैं और अपने को भूल जाते हैं, अपनी ताकत को भूल जाते हैं, अपने गुण को भूल जाते हैं, अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, अपने पास जो इतनी बड़ी शक्ति है उसको नकार देते हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं इस 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में आपके सामने खड़ा हूं। यदि आप इस महाराष्ट्र राज्य को सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हैं और आदरणीय श्री विलासराव जी जो आज हमारे बीच नहीं हैं उनको भी सम्मान देना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र की नदियों को पुनर्जीवित करने वाली नीति बनाने की शुरुआत करनी चाहिए। भारत में नदियों की हत्या हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुई है। नदियों को पुनर्जीवित करने वाली एक नीति महाराष्ट्र में बननी चाहिए, और नदियां यदि बहेंगी तो किसान को हर जगह पानी मिलेगा। इसका कोई गलत अर्थ ना लगा लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डैमों को तोड़ दो, बांधों को तोड़ दो। मैं बांध तोड़ने वाला नहीं हूं। मैं आपके सामने 10,000 बांध बना के ये बात कह रहा हूं, लेकिन ये बांध कहाँ बनने चाहिए थे, ये बांध के डिजाइन कैसे होने चाहिए थे, इस बांध के लिए साइट सिलेक्शन कैसा होना चाहिए था। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा पानी का चोर है सूरज। सूरज की नजरों से पानी बचाने की जगह आपको पानी इकट्ठा करना चाहिए था, और वो पानी धरती के ऊपर और धरती के नीचे की नदियों को जिंदा करके बहाता रहता, तो यहां का एक भी आदमी पानी के लिए मजबूर ना होता। यहां के कभी भी किसी इंजीनियर ने अपने डैम की साइट सिलेक्शन करते हुए किसी जियो हाइड्रोमॉर्फोलॉजिस्ट साइंस से कभी बात ही नहीं की। कभी किसी जियो हाइड्रो साइंटिस्ट से एक भी इंजीनियर ने, कभी महाराष्ट्र के इंजीनियर ने पूछा हो कि मुझे अपना डैम कहां बनाना चाहिए, जरा बताइए। यहां का सिविल इंजीनियर जानता था कि मुझे डैम की स्ट्रेंथ साइंस आती है, इसलिए मुझे जियो हाइड्रोमॉर्फोलॉजी जानने की जरूरत नहीं है, और वो डैम बना देता था। इसलिए आपके डैम में इकट्ठा पानी, स्वामीनाथन जी, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पानी की चोरी सूरज करता है। कभी किसी इंजीनियर को इसकी चिंता नहीं थी। हाउ मच एवोपरेशन लॉस इन योर स्टेट। हमने जो डैम बनाए उसमें केवल धरती के पेट का ख्याल रखा, क्योंकि हमारे पास धरती के पेट के ऊपर बड़े बांध बनाने के लिए पैसे नहीं थे, न ताकत थी, न मशीनें थी, न पैसा था। इसलिए लोगों ने धरती के पेट में जो रिजर्वायर थे, जो खाली हो गए थे, इरिगेशन इंक्रीज करने के नाम पर जो पहले वेल को सब्सिडी दी गई, फिर ट्यूबवेल को सब्सिडी दी गई, फिर बोरवेल को सब्सिडी दी गई, फिर सबमर्सिबल को सब्सिडी दी गई, और सारी सब सूख गए, सब बेपानी हो गए, और फिर हमारी सारी नदियां मर गई। तब हम लोग उजड़े राजस्थान से। हमने केवल ये देखा कि धरती का पेट कहाँ खुला है। इसलिए जो बादल से थोड़ा बहुत आंसू आते हैं बादल के, राजस्थान में केवल आंसू देता है वो, पानी प्यार का बरसाता नहीं है। राजस्थान में प्यार की बारिश नहीं होती, राजस्थान में आंसुओं की बारिश होती है।
तो हमने आंसुओं को पकड़ना शुरू किया और उन आंसुओं को पकड़ के सूरज की चोरी से बचा लिया, बस। इसीलिए मैं आज आपके सामने खड़ा होकर ये कह सकता हूं कि 8,600 वर्ग किलोमीटर जमीन पर जो 1980 के दशक में भारत सरकार ने डार्क जोन लिखा था, उसको भारत सरकार अपने रिकॉर्ड बदल के अब व्हाइट जोन डिक्लेयर कर चुकी है। सात नदियां, अरवरी, रूपारेल, सरसा, भगानी, जहाजवाली, साबी और महेश्वरा, सातों अब पूरे साल पानी से शुद्ध सदा नीरा बनकर बहती हैं। मुझे मालूम नहीं कि नदियों में किसानों का पसीना बहता है कि किसानों का अनुशासन बहता है। इस मंच पर बैठे हुए दो लोग हैं, स्वामीनाथन जी भी वहाँ गए हैं और पासा पटेल भी वहाँ गए हैं। ये बता सकते हैं कि राजस्थान की इन शुद्ध सदा नीरा नदियों में किसान का पसीना बहता है, पानी बहता है या आंसू बहते हैं। इसलिए यदि महाराष्ट्र को एक बार फिर समृद्ध, ऐसा समृद्ध राज्य जो वाकई महाराष्ट्र हो बनाना है, तो महाराष्ट्र की नदियों को पुनर्जीवित करने वाली नीति यहाँ से बननी चाहिए। आज पालक मंत्री जी और दो विधायक जी मौजूद हैं मंच पर। मैं उन तीनों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि वो यदि अपने फ्यूचर को, भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र की धरती पर बहने वाली नदियों को पुनर्जीवित करने वाली नीति बननी चाहिए। इस नीति में महाराष्ट्र की सुख, महाराष्ट्र की समृद्धि निहित है और महाराष्ट्र पुनः एक समृद्ध राष्ट्र, ऐसा राष्ट्र जिस पर कभी ये कलंक ना आए कि यहाँ के लोग पानी के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। अंत में आप सबको ऐसे वक्त पर, जबकि हम लोग सचमुच नदियों को नाले बना चुके हैं, आज एक ऐसे सदाचार की शुरुआत करें जिसमें से महाराष्ट्र की धरती पर वो जो अगली पीढ़ी बैठी है वो एक विजिलेंट जल बिरादरी, नदी बिरादरी, रिवर वॉरियर बनकर अपनी नदियों को पुनर्जीवित करने का, अपनी नदियों को की आज़ादी को दोबारा दिलाने का एक संकल्प लें। उसी में से किसान की ज़िंदगी सुखी और समृद्ध बनेगी। फिर किसान लड़ लेगा अपनी कीमत के लिए। किसान को ज़रा आज़ादी, सब्सिडी के चक्कर में ज़्यादा मत फंसाओ। सब्सिडी का चक्कर खराब है, इसलिए उसको वो सब दे दो जो उसका है। उसका जो कुछ है वो उसके हाथों में दे दो। जिस दिन आप उसका उसके हाथों में दे दोगे, वो आपको सब्सिडी देने के लायक बन जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद राजेंद्र सिंह जी। केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहिजे, त्याही पुढे जाऊन आधी केले आणि मगच सांगितले, अशा अनुभवाचे बोल आपण राजेंद्र सिंहच्या तोंडून ऐकले। पाण्याला जीवन का म्हणतात याचा अर्थ आपल्याला उमगला असेल आता।